हाय गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है ये। और इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो चलिए, आज़ाद हिंदुस्तान की शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें क्या था कि अंग्रेज़ लोग हमारे भारत को छोड़ करके चले गए थे, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इसी चुनौतियों का जिक्र से करेंगे। इसमें आपको पढ़ना है, आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लग गई थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं फिर भी तय करनी थी। तो इसमें हम लोग इतना जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। तो नए राष्ट्र की चुनौतियों में क्या था कि सबसे पहले यहाँ सन 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। हमारा हिंदुस्तान जो था, भारत जो था, 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था मध्य रात्रि में। और यहाँ पर देखिए दूसरा में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान सभा का विशेष सत्र संबोधित किया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। हम लोग को आज़ादी तो मिली थी लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो चुनौतियाँ जो थी वो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर हम लोग पहला था यहाँ पर एकता के सूत्र में बंधे रहना, यानी कि भारत के गढ़ने की, एक ऐसे भारत के गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यानी कि यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के अनुयायी रहते हैं, तो सबके लिए एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरा चुनौती था लोकतंत्र को कायम करना, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है। हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। यानी अलग अलग देश में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। तीसरी चुनौतियाँ क्या थी कि समूचे समाज का विकास, यानी ऐसा कार्य करना है जिससे पूरे समाज का विकास हो। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय की विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब देश का जो बंटवारा हुआ था द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही हुआ था। तो भारत का विभाजन का सबसे प्रमुख कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत था, जिसकी मांग मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग ने किया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम का देश का था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक नए राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट है इसमें कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। देखिए कहता है यहाँ पर कि जिस भूभाग को इंडिया का नाम दिया जाना था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दोनों देशों में बांट दिया गया। चूँकि भारत आज़ाद हुआ लेकिन शर्त के साथ दोनों दो टुकड़े में बट गए थे भारत, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए कहता है यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन के आधार पर किया जाएगा। जिन जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जिस तरफ जो है मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होगी उधर पाकिस्तान बनाया जाएगा और जिधर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी उधर हिंदुस्तान बनाया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखिए समस्या क्या था, पहली समस्या समझते हैं। तो पहली समस्या था कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक था। ऐसे दो इलाके में जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई नहीं था ना था कि दोनों इलाकों को जोड़ करके एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अभी हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान को। इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी समस्या क्या थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के में थी, यानी कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे। अगला यहाँ पर देखिए, इसी में बताया गया कि उनकी आवाज़ को अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या क्या था कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसा फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा इसके निचले स्तर के प्रशासनिक इलाकों का आधार माना जाएगा। तो तीसरा समस्या ये था। चौथा समस्या के बारे में समझते हैं क्या था। तो चौथा समस्या था कि विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब के बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों संख्या में मुस्लिम आबादी थी। तो ये चार तरह की समस्या थी जो उस समय काफ़ी दिक्कत में था। अब देखिए विभाजन तो हुआ, लेकिन विभाजन के परिणाम क्या हुए तो समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने लिखा है, आप एक एक करके देखेंगे इसको। विभाजन के परिणाम क्या हुए तो सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई। अब कोई वर्षों से एक जगह रह रहा है और वो से अचानक दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी समस्या हो गई सबके साथ। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी लोगों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मानव इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए। देख सकते हैं कि यहाँ पर विभाजन के कितने सारे परिणाम हुए। और देखते हैं कि लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। उसका अपना घर होते हुए भी उसको शिविर में शरण लेना पड़ा। औरतों का अगवा किया गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया और धर्म परिवर्तन किया गया। कई मामले में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की बहू बेटियों को मार डाला। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए। जैसा देखिए यहाँ पर पुलिस के भी बंटवारे हुए। तो समझ सकते हैं कि कितना उस समय परेशानी हुआ होगा। 80 लाख लोगों का घर छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा। 5-10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इसके परिणाम क्या हुए कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगला पॉइंट में हम लोग समझते हैं रजवाड़ों का विलय। देखिए रजवाड़े क्या होते थे। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। यानी कि भारत में जहाँ पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था वो उसे ब्रिटिश हिस्सा कहा जाता था।
और दूसरा वो है जहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे जिनमें छोटे छोटे आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था। तो रजवाड़ों की समस्या क्या थे, अब देखिए समझते हैं कि यहाँ पर कि आज़ादी के समय अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि भारत के साथ ही सभी देसी रजवाड़े भी ब्रिटिश राज से आज़ाद हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज़ों ने करके गया था कि सबको आज़ाद करके गया था। सभी रजवाड़ों को अधिकार भी दे दिया गया था कि या तो ये भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, या फिर स्वतंत्र वो रह सकते हैं, ना तो भारत में मिले या ना तो पाकिस्तान में मिले। यह फैसला लेना अधिकार राजाओं को ही दे दिया गया था। जो सारी समस्या यहीं से शुरू हो गई थी और यह अधिकार भी राजाओं के पास ही था, जिससे कि वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई। अब देखिए आगे समझते हैं कि विभाजन से हुए विध्वंस के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी सभी 565, यानी टोटल जो भारत में था 565 देसी रियासतों में भारत में विलय करके अखंड भारत बनाना था, जो सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा करके सभी रजवाड़े को भारत में सम्मिलित करवाया था। देखिए आगे समझते हैं यहाँ पर कि रजवाड़ों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का तरीका लचीला था। सरकार द्वारा सामान्य बातचीत और बल का प्रयोग दोनों तरीकों से ज़रूरत अनुसार अपनाया गया। क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए उन्होंने जो तरीका अच्छा लगा वो तरीका अपनाया। अब यहाँ पर देखिए रजवाड़ों के विलय के लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया था। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता था कि इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता था, और हस्ताक्षर करने का मतलब ये होता था कि रजवाड़े भारत में ही रहने के लिए तैयार हैं। वो ना तो अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है कि इन देसी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। अब 565 में हुआ क्या कि बहुत सारे तो मान गए, लेकिन कुछ जो थे वो नहीं माने। अब देखिए यहाँ पर कि रियासत के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल गृह मंत्री उस समय के थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री, ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था। अधिकतर को मना लिया था, लगभग 500 से अधिक, लगभग 560 के आसपास मना लिया था। 3 या 4 था जो जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अब देखिए क्या कर रहा है कि अधिकतर रजवाड़ों ने भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। अब देखिए 4 राज्य ऐसे थे, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर और मणिपुर के रियासतों को विलय काफ़ी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। अब ज़्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए। कुछ रजवाड़े जो थे वो भारत में शामिल करने में समस्या आई। अब क्या समस्या आई वो आगे समझते हैं। देखिए सभी और जितने भी यहाँ पर थे सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को का जो योगदान था वो महत्वपूर्ण था, और इस वजह से महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। और साथ मंत्री बने, साथ वो देश के पहले गृह मंत्री बन गए थे, और पहले उप प्रधानमंत्री भी वही थे। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या क्या समस्याएं थी उस राज्य के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं हैदराबाद के बारे में। आज़ादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक था। इसके शासक निजाम था, यानी कि वहाँ का जो राजा था वो निजाम था। निजाम उस समय दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक था, और वो निजाम जो था काफ़ी पैसा था उसके पास, काफ़ी संपत्ति भी थी। निजाम चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे और आज़ाद रियासत बने। हैदराबाद में रहने वाले लोग उसके शासन लोग खुश नहीं थे, यानी कि वहाँ की जनता जो थी उससे खुश नहीं थी। वो जनता चाहते थे कि हम भारत में ही रहे, जबकि वहाँ का निजाम चाहता था कि नहीं हम स्वतंत्र बने। जिस वजह से हैदराबाद के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वहाँ की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। यह सब देखकर विद्रोह रोकने के लिए निजाम
ने रजाकारों को भेजा। अब देखिए रजाकार क्या होता है, रजाकार निजाम के सैनिक को कहा जाता है। यह अव्वल दर्जे का सांप्रदायिक और अत्याचारी था। ये जो रजाकार था जनता पर काफ़ी अत्याचार किया। लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया ताकि सामान्य जनता को रजाकारों से बचाया जा सके। भारतीय सेना ने क्या किया कि वहाँ पर देख रहा था कि हैदराबाद में वहाँ पर जो निज़ाम का जो सेना है यानी जो रजाकार है वो क्या कर रहा है कि जनता पर अत्याचार कर रहा है। तो जनता पर अत्याचार करने से रोकने के लिए वहाँ पर क्या किया गया कि सेना को भेजा गया भारत सरकार के द्वारा। अब यह युद्ध काफ़ी दिनों तक चला। अंत में निज़ाम की हार माननी पड़ी और इस तरह से हैदराबाद भारत का अंग बन गया। उसके बाद क्या समस्या हुई, मणिपुर में समझते हैं। तो मणिपुर भारत के पूर्व स्थित एक रियासत था। यहाँ के राजा बोध सिंह थे। यहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह। लोगों का दबाव के कारण राजा का जून 1948 में चुनाव करवाने पड़े और इस तरह से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अपनाकर चुनाव किया गया। यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले मणिपुर में ही कराया गया था। अब देखिए आगे समझते हैं क्या है कि यहाँ पर कि भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर की विधानसभा में बहुत मतभेद थे। अब वहाँ की विधानसभा में क्या होगा कि काफ़ी मतभेद था कि भारत में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरह से भारत में सम्मिलित हो जाए, पर बाकी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। उस समय कांग्रेस चाहती थी कि भारत में सम्मिलित हो जाए, बाकी पार्टियां ऐसा नहीं चाहते थे। अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर भारत में शामिल कर पाना असंभव हो जाता। इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण विलय पर हस्ताक्षर करवा लिए और इस तरह से मणिपुर भारत का अंग बन गया। यानी कि वहाँ के राजा पर दबाव बनाया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि मणिपुर के लोगों को यह सही नहीं लगा, वहाँ की जनता को, और वहाँ की जनता काफ़ी लंबे समय तक इस फैसले से नाराज रही और अभी भी कहीं कहीं वो चीज़ देखा जाता है। तीसरी समस्या क्या है यहाँ पर, चौथा समस्या जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए समझते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में, यानी आपको सबसे ऊपर में उत्तर में देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर का मिलेगा। जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। आज़ाद होने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करता था और वहाँ के राजा थे राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह थे वहाँ के। राजा हरी सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब देखिए वहाँ प्रॉब्लम्स क्या था कि राजा हरी सिंह जो राजा थे वो चाहते थे कि हम ना भारत में मिले ना पाकिस्तान में मिले, हम स्वतंत्र रहें। जबकि पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और इसीलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दिक्कत हो गया था और राजा हरी सिंह जो थे वो हिंदू थे। इस मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। देखिए पाकिस्तान ने यहाँ पर गलत किया कि पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1947 में वहाँ पर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने क्या किया, मदद भी किया। अब देखिए आगे समझते हैं कि इस दौरान जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत में विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस पर हस्ताक्षर भी किए और आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसी दौरान यह भी कहा गया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और वहाँ के लोगों को इस देश में शामिल होना चाहते हैं ये चीज़ कराया जाएगा, जो काफ़ी लंबे समय तक विवादित कारण ये रहा। जम्मू कश्मीर को की समस्या जो थी, जो ये लगभग बाद में जाकर के 2019 में ये पूरी तरह से सुलझ पाया। देखिए आगे भी हम लोग समझेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि 1947 में युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहा, जिसे POK के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। यह जनमत संग्रह आज भारत आज तक नहीं करा पाया और जम्मू कश्मीर में 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। उस समय आर्टिकल 370 था, अब आर्टिकल 370 हट गया है, अब नहीं है। अब देखिए 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया
प्रस्ताव पारित हुआ और 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक आपका जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि अगला कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्या था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, इसमें और थोड़ा विस्तार पढ़ना है, अब किताब में देख लेंगे। चलिए, अब लास्ट में यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन में समझते हैं कि भारत का विभाजन तो हो गया और भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में भी आए, परंतु अभी भी राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया नहीं हुई थी और इसके साथ देशी रियासतों का भी भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का समापन हो गया? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अभी स्वतंत्र भारत के समक्ष भारतीय प्रांतों के आंतरिक सीमाओं का निर्धारण करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब यहाँ परेशानी ये था कि आंतरिक जो सीमा था वो कैसे बांटा जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। देखिए, सबसे पहला था कि भारत के समक्ष प्रांतों की सीमाओं को निर्धारण करने की चुनौती। दूसरा था कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों के सीमाओं का निर्धारण। और तीसरा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेताओं की चिंता। तो ये सारी समस्या थी। प्रांतों की सीमाओं की इस प्रकार निर्धारित करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। दूसरा है यहाँ पर कि प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता था। रामपुर की सीमा किस बात से भी निर्धारित की जाती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना क्षेत्र शामिल था, क्योंकि उस समय बहुत परेशानियाँ थे। और स्वतंत्रता के नेताओं की क्या चिंता थी कि नेताओं की चिंता थी अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी और देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। यानी अगर भाषा के आधार पर बना तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। ठीक है, अब देखिए कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय 14 राज्य थे। 14 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, बंगाल, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जम्मू कश्मीर। और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।